योवेंटो लेबो। ये 1936 में पब्लिश हुआ था। मार्गरेट मिचेल द्वारा लिखी यह नॉवल, जिसे पुलित्जर प्राइज मिला था, ट्यूरेंट ही बेस्ट सेलर बन गई। अमेरिकन सिविल वॉर की पृष्ठभूमि पर यह कहानी स्कारलेट ओहारा नाम की एक जिडी यंग लेडी की है, जो अपने प्लांटेशन हाउस टारा को बचाने के लिए संघर्ष करती है। प्रेम कहानी से बढ़कर यह बुक एक विभाजित राष्ट्र और युद्ध से पहले के साउथ के अपर क्लास के जीवन और संघर्ष की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाता है। स्कारलेट की नजर द्वारा रीडर साउथ के परिवर्तन, ग्लोरी से खंडहर तक, का साक्षी बनता है। स्कारलेट ओहारा अमेरिकन लिटरेचर के सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स में से एक है। सुंदर, जिद्दी और अमेजिंगली इंडिपेंडेंट, स्कारलेट किसी भी रूल्स का पालन नहीं करती। जब वॉर उसकी लाइफ को तहस नहस कर देता है, तब स्कारलेट अपने अंदर छिपी हुई स्ट्रेंथ और करेज ढूंढ निकालती है। उसकी खामियां, स्वार्थ, चालकी उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। स्कारलेट अपने समय के कॉन्ट्रडिक्शंस का रिप्रेजेंटेशन करती है, टूटी हुई ट्रेडिशंस और अनसर्टेन फ्यूचर के बीच फंसी हुई। और गॉन विद द विंड कहानी कितने सालों से रीडर्स के दिल में बसी है। यह प्यार, लॉस, युद्ध और सोशल चेंज की कहानी है। नॉवल की पॉपुलैरिटी उसके टाइमलेस थीम्स और रीडर्स के साथ कनेक्ट होने की क्षमता में है। सिविल वॉर से पहले के साउथ के रोमांटिसाइजेशन के लिए क्रिटिसिज्म होने पर भी यह एक पावरफुल कृति है। यह डिस्कशंस को एनकरेज करती है और पास्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है। स्कारलेट ओहारा वो दक्षिण के अमीर खानदान की औरतों की खूबसूरती और मजबूरियों दोनों को दिखाती है। ऐशो आराम में पली बड़ी उसे अपनी शान और सबका ध्यान चाहिए, लेकिन इस नजाकत के पीछे छुपी है उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और जिद। स्कारलेट ऐसे समाज में आजादी और कंट्रोल चाहती है जो उसे जकड़े रखना चाहता है। उसकी ये अंदरूनी ताकत, जो उसके खूबसूरत जज्बातों के पीछे छुपी है, उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। स्कारलेट ओहारा अमेरिका के गृह युद्ध से पहले वाले दक्षिण के मूल्यों का प्रतीक है। वो दक्षिण की जीवन शैली का पालन करती है, फिर भी सामाजिक रीति रिवाजों का विरोध करने से नहीं हिचकिचाती। स्कारलेट की आजाद आत्मा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उसके कार्य उस समाज को दर्शाते हैं जो परिवर्तन के कगार पर खड़ा है। युद्ध के दौरान उसके जीवन की गाथा नैतिक उलझनों से भरी होती है। गॉन विद द विंड में स्कारलेट का परिवर्तन मुख्य बात है। गृह युद्ध उसे कठोर वास्तविकता का सामना कराता है। वह कुशल और अड़ग बनती है, सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती देती है। स्कारलेट की निराशा में से उभरी हुई पसंदियां उसे भारी भाव भोगने पर मजबूर करती है। टिकी रहने की उसकी कठोर भावना उसे पूरी तरह से बदल देती है। योधना ढोलनो गडगडाट दक्षिणी शांटीन तोड़ी रहा है। 1861 में गुलामी के मुड़े पर देश दो हिस्सों में बंट गया और डक्सिन ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। नौजवान, अनजान भविष्य और डरावने यॉर्ड की टर्पीच बरह रहे थे। गृह यॉर्ड ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। खून और बर्बादी फैल गई। स्कारलेट की मासूम दुनिया यॉर्ड की कठोर सच्चाई से टिटिकरा गई। જેમ જેમ યૉર્ડ લંબાયાઉં તેમ તેમ ડક્સિનનો ઉત્સાહ નિરાશામાન બદલાઈ ગયો। નૌકાબંધી અને યુનિયનની આગેકૂચ ભૂ નુકસાન કરે છે। યોધના બાંધથી ડક્સિનના લોકો નૂન જીવન બદલાઈ જાય છે। સ્ત્રીઓ નવી ભૂમિકાઓ અપનાવે છે। તેઓ કમાનાર અને રક્ષક બંને બને છે। સ્કારલેટનું પરિવર્તન શરૂ થયા છે કારણ કે તે યૉર્ડની કઠોર વાસ્તવિકતાનો સામનો કરે છે। कन्फेडरेसी के पतन के साथ स्कारलेट सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करती है। टारा उन लोगों के लिए आश्रय बनता है जिन्होंने युद्ध में अपना घर खोया है। स्कारलेट खंडेरों बच्चे वापस आती है, लेकिन टारा की लाल मिट्टी में आशा खोजती है। वो प्रतिज्ञा लेती है कि वो जिएगी और फिर कभी भूख नहीं सहेगी। स्कारलेट की ये प्रतिज्ञा उसके वारसा के रक्षण करने के दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। टारा पर पाचा प्रबुन थकावट से भरा हुआ है। एक समय का भव्य घर चुका है। युद्ध क्रूरता की याद दिलाता है। टूटे हुए टारा को देखकर स्कारलेट के दिल में बहुत डर छा जाता है। उसे अपने परिवार के विरासत को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी का भार लगता है। टारा को फिर से बनाने की स्कारलेट की इच्छा उसके मजबूत मनोबल को दर्शाता है।
स्कारलेट के दिन अब मेहनत और भूख से भरे हैं। वो बाकी बचे हुए नौकरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है और उनके साथ एक अलग ही रिश्ता बना लेती है। बस जिंदा रहना ही अब उसका एकमात्र ध्येय बन जाता है। स्कारलेट की मजबूती और हिम्मत उसके आसपास के लोगों को भी शक्ति देती है। वो प्रतिज्ञा लेती है कि भूख उसे कभी हरा नहीं पाएगी और एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ना चालू रखती है। एक समय पे भव्य एवो टारा अब युद्ध की क्रूरता का प्रतिबिंब बन गया है। छतां खंडेरों के बीच एक नई सुंदरता फूटे है, स्थिति स्थापकता की सुंदरता। स्कारलेट जमीन में काम करके हेतु और आशा खोजे है। टारा उसकी अस्तित्व की इच्छा का प्रतीक बन जाए है। युद्ध स्कारलेट को मजबूत बनावे है और टारा को आशा का मशाल बनावे है। स्कारलेट ओहारा और रेड बटलर के शादी की खबर अटलांटा में बिजली की तरह फैल गई। अचानक, आघातजनक और एक ऐसा ववंडर जो कि कोई अवगणी नहीं कर सकता था। स्कारलेट पहले से ही 2 बार विधवा और कुछ शंकास्पद व्यापारिक व्यवहारों द्वारा कलंकित शहर के सबसे इच्छनीय कुंवारे के साथ एक असामान्य जोड़ी बनाती थी। एक ऐसा आदमी जो अपनी संपत्ति, बुद्धि और अद्वितीय आकर्षण के लिए जाना जाता था, जिसने अटलांटा के उच्च समाज को मोहित और भयभीत दोनों किया था। उनका प्रेम संबंध, अगर हम उसे ऐसा कह सकते हैं, तो गुप्त वार्तालापों, भरे हुए बॉलरूम में फेरी नजरों और एक मूर्त तनाव से भरा था जो उनके बीच आंधी के दौरान बिजली की तरह चमकता था। रेट, जिसकी आंखें हमेशा रमूज और कुछ गहन छुपाती थी जो स्कारलेट समझ नहीं सकती थी, वो स्पष्ट रूप से सामाजिक रीति रिवाजों के प्रति अपने तिरस्कार और उसकी निर्लज्ज महत्वाकांक्षा का आनंद लेता था। एक ऐसी विशेषता जो अटलांटा की महिलाओं के झूठे दिखावे से बिल्कुल अलग थी। स्कारलेट अभी भी अप्राप्य एशले विल्क्स से प्यार करती थी। शुरुआत में रेट के ध्यान को एक व्याकुलता और उसकी तरफ से प्रतिक्रिया पाने के प्रयास के रूप में देखती थी। फिर भी उदासी के बाह्य आवरण के नीचे स्कारलेट उसके चुंबकत्व के निर्विवाद खिंचाव को महसूस कर सकती थी। एक ऐसे आदमी का आकर्षण जिसने उसके बचाव को देखा और उसके जटिल स्वभाव का आनंद लेता हुआ लग रहा था। रेड बटलर में स्कारलेट ने अवसरों का मार्ग देखा, अपना नाणाकीय भविष्य सुरक्षित करने, समाज में अपना स्थान वापस पाने और उसके पीछे आने वाली गपशप को बंद करने का मार्ग। उसने उसे सुरक्षा, स्थिरता और एक ऐसी वैभवशाली जीवन शैली दी जो युद्धग्रस्त दक्षिण में स्कारलेट चाहती थी और इनकार नहीं कर सकती थी। इनका शादी एक भव्य जश्न था, दौलत और शोहरत का दिखावा जिसने पूरे अटलांटा में हलचल मचा दी। शानदार बैंगनी रंग के मखमली कपड़ों में सजी स्कारलेट, पतली कमर और चमकती हरी आंखें जिनमें जीत और डर मिला हुआ था, एक खूबसूरत दुल्हन का किरदार बखूबी निभा रही थी। फिर भी खुशी और नकली मुस्कान के पीछे एक तनाव था, एक अजीब सा माहौल जिसे सबसे हुनरमंद संगीतकार भी नहीं छिपा सके। रेड बटलर एकदम फिटिंग वाले शादी के कपड़ों में, उनके चांदी जैसे बाल झूमर की रोशनी में चमक रहे थे, मानो इस नाटक का आनंद ले रहे हों। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें चालाकी और खतरा दोनों छिपे हुए थे। उन्होंने दक्षिण की सबसे चाहत वाली औरत को अपना बना लिया था, एक ऐसा खेल जीत लिया था जिसमें स्कारलेट को खबर भी नहीं थी कि वो खेल रही है। जंग के बाद का यह रिश्ता महत्वाकांक्षा, जुनून और ताकत की भूख से प्रेरित जुनून और टकराव के एक निरंतर नृत्य में बदल गया। स्कारलेट, जो अपनी मर्जी से चलने की आदी थी, वो रेड के जिद्दी स्वभाव से और उनके असली चेहरे के पीछे का चेहरा पहचानने की उनकी आदत से खुश नहीं थी। दूसरी तरफ रेड को स्कारलेट को उकसाने, उन्हें गुस्सा दिलाने और उन कमजोरियों को उजागर करने में मजा आता था जिन्हें वो छिपाने की कोशिश करती थी। वो उन्हें महंगे तोहफे देता, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन कभी अपना दांव नहीं छोड़ता। उसका प्यार एक तेज तलवार की तरह था जो स्कारलेट को एक ही समय पर मोहित करता और घायल करता। उनके तूफानी शादी के बावजूद स्कारलेट और रेड खुशी के सच्चे पल शेयर करते थे, हंसी और राज की बातों से भरे हुए पल। रेड स्कारलेट में एक आजाद और बेफिक्र आत्मा देखता था, जैसे कि वो जमीन जिसे स्कारलेट बहुत प्यार करती थी। वो स्कारलेट के कामों में उसका साथ देता था, चाहे वो परंपराओं के खिलाफ ही क्यों ना हो। वो जानता था कि अटलांटा के अमीर लोग उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। रेड का प्यार स्कारलेट के लिए जिंदगी के तूफानी समंदर में शांति का किनारा था, फिर भी उनके रिश्ते पर एक साया था जो अधूरे प्यार से बना था। टेमना जीवन में बॉनी ब्लू बटलर के आने से जो तूफान मचा हुआ था, उसमें शांति का सूरज उग आया। रेड का दिल ऐसे प्यार से भर गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, और वो अपनी नन्ही बच्ची पर न्योछावर हो गया। बॉनी उसकी दुनिया बन गई।
उसके जीवन का खुशी का कारण। बॉनी के लिए रेड का प्यार गहरा, रक्षा करने वाला और अटूट था। स्कारलेट अपने बिजनेस में व्यस्त रेड के इस लाड प्यार को क्यूरियोसिटी और हैरानी से देख रही थी। हालांकि बॉनी जो खुशियां लेकर आई थी उसे नकारा नहीं जा सकता था। स्कारलेट भी उसका अनुभव कर रही थी। दोपहर का सूरज घर के सुंदर बगीचे पर लंबी परछाई बना रहा था और नन्ही बॉनी उसके सुनहरे बाल हवा में लहराते हुए अपने टट्टू पर सवार होकर खुशी से हंस रही थी। उसका हास्य हवा में गूंज रहा था, जैसे कोई मधुर गीत बज रहा हो। रेड बटलर उसके चेहरे पर गर्व और चिंता की भावना के साथ दूर से देख रहा था। उसका हृदय इतना प्रेम से भरा हुआ था कि उसे डर और आनंद दोनों का अनुभव हो रहा था। स्कारलेट, जिसका ध्यान बगीचे में खिले हुए फूलों की सुंदरता से हट गया था, घर के बाहर आई। उसकी भौहें आपस में जुड़ी हुई थी क्योंकि वह अपनी बेटी की बेफिक्री देख रही थी। रेड, मेरे प्यारे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक असामान्य कोमलता थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत तेज दौड़ रही है? लेकिन रेड जवाब दे पाता उससे पहले, वो शब्द बोल पाता उससे पहले जो शायद उनके जीवन का मार्ग बदल देते। एक दुर्घटना उन पर टूट पड़ी, जैसे तूफानी नदी में बाढ़ आती है। टट्टू पास के पेड़ में अचानक हुई हलचल से घबरा गया और बॉनी को काठी से फेंक दिया। घबराहट भरी सांस लेने की आवाज शांति को चीरती हुई वातावरण तंग हो गया और मौन भी चीख से ज्यादा बहरा हो गया। समय मानो रुक गया हो। ऐसा लगा जब रेड, उसका चेहरा भयानकता से भर गया, अपनी गिरी हुई बेटी की तरफ भागा। उसका हृदय उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। स्कारलेट, जो खुद पर से काबू खो रही थी, वह अपने पति के पीछे दौड़ी, अपने मुंह पर हाथ दबाए हुए चीखने से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो उसके मुंह से निकलने को तैयार थी। बोनी फूलों में पड़ी हुई मिली, उसकी गर्दन टूटी हुई थी। उसकी आंखें, जो कभी जिंदगी से भरी थीं, अब खाली थीं, आसमान को घूर रही थीं। रेड अपनी बच्ची को बाहों में उठाए हुए था, उसका गम हवा में गूंज रहा था। स्कारलेट वहीं खड़ी रही, दहशत से जड़ी हुई। उनका संसार, जो कभी खुशियों से भरा था, अब बस इस छोटे से मैदान तक सिमट गया था, उनके टूटे हुए सपनों का एक दर्दनाक मंजर। बोनी के जाने के बाद रेड गम और पछतावे में डूब गया। स्कारलेट उस तक पहुंचने की कोशिश करती रही, लेकिन वो उसके लिए अजनबी बन गई थी। पीचट्री स्ट्रीट का यह भव्य घर, जो कभी रेड और स्कारलेट के तूफानी प्यार का प्रतीक था, अब एक खाली खोल जैसा बन गया था। इसकी भव्यता अब उस गहरे शोक को नहीं छिपा पा रही थी जो हर कमरे में छाया हुआ था। दुख से टूटा हुआ रेड घर में भूत की तरह भटकता रहता था। उसकी मौजूदगी उसकी गैर मौजूदगी में ही ज्यादा महसूस होती थी, जब वो बड़ी मुश्किल से अपने स्टडी से बाहर आता था। स्कारलेट, जिसके लिए शोक एक शारीरिक पीड़ा बन गया था, अनिश्चितता के समुद्र में डूबी जा रही थी। बॉनी को खोने के गम ने उसके सारे सपने तोड़ दिए थे। शांति बस दीवार घड़ी की टिक टिक से ही टूटती थी। समय कैसे बीत रहा था, ये एक क्रूर याद दिलाता हुआ अंत की शुरुआत। रेड और स्कारलेट के बीच का तनाव, जो एक समय उत्कटता और संघर्ष का मिश्रण था, अब शांत निराशा में बदल गया था। दोनों समझ गए थे कि जो ताने बाने एक दूसरे से जुड़े थे, वो अब पतले धागे पर लटक रहे थे। बातचीत, जो एक समय बुद्धिमानी टिप्पणियों और छुपे हुए अपमान से भरी होती थी, अब अजीब मौन में बदल गई। खाली प्लेटों पर चाकू कांटा की आवाज गूंजती थी। रेड काम में राहत खोजता था, शिपिंग और व्यापार में खुद को डुबो देता, बार बार मुसाफिरी करता और अनजान स्त्रियों के पास शांति खोजता। स्कारलेट ने अपनी सारी शक्ति टारा के पुनर्निर्माण में लगा दी, परिवार का भार अपने कंधों पर उठा लिया। उसने खुद को खेती की पुरानी शान वापस लाने के लिए समर्पित कर लिया। और फिर भी भले ही दोनों ने अलग अलग तरीके से शांति खोजी, उनके दिल का एक हिस्सा अभी भी मिलन की आशा रखता था। कल नया दिन है। आखिरकार अंत आ ही गया। उतना ही अनिवार्य जितना ऋतुओं का बदलना, उतना ही तीव्र जितना दक्षिण के सूरज का ढलता प्रकाश। थके हुए रेड ने भारी मन से एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, ऐसी जगह जहां उसके भूतकाल के साए उसे कभी न पकड़ सके। वो बॉनी के कमरे में गया, जहां खिलौने बिखरे पड़े थे, जो उनकी जिंदगी की पीड़ादायक याद दिला रहे थे। स्कारलेट खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी नजर टारा पर टिकी थी, जो उसके परिवार की ताकत और अटूट उम्मीद का प्रतीक था। रेड की आवाज, जो एक समय प्यार से भरी होती थी, अब थके हुए रिश्ते की सच्चाई बयान कर रही थी। वो उसकी तरफ मुड़ी, उसकी हरी आंखों में दर्द और उम्मीद की किरणें एक साथ दिख रही थी। रेड, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सालों से अनकहे शब्द उनके बीच भारी बोझ बन गए थे। उसके बाद तो आरोपों और दोषारोपण का तूफान आ गया। रेड का दिल टूट चुका था।
उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं कहां जाऊं? मैं क्या करूं? स्कारलेट फूट फूट कर रोने लगी। उसका संयम टूट गया। सच कहूं तो प्रिय, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट ने भावशून्य स्वर में जवाब दिया। और इन शब्दों के साथ वो मुड़ गया और चला गया, स्कारलेट को उनके रिश्ते के रुइनों में अकेला छोड़कर। भाग 4। कल नया दिन है। स्कारलेट रेड के साए को तब तक देखती रही जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसे उसके जाने का एहसास तो हुआ, पर साथ ही एक अजीब सी स्पष्टता का भी अनुभव हुआ। वो रेड से प्यार करती थी, लेकिन उसके जिद और महत्वाकांक्षा ने उसके प्यार को दफन कर दिया था। सब कुछ साफ हो गया था, बस पछतावे की कड़वाहट रह गई थी। लेकिन निराशा में भी पुरानी स्कारलेट की चमक दिखाई दी। उसके पूर्वजों की धरती, उसके परिवार की अदम्य भावना का प्रतीक उसे बुला रहा था। वो रेड के लिए रोएगी, लेकिन निराशा के आगे हार नहीं मानेगी। कल, उसने गुनगुनाते हुए कहा, कल नया दिन है। और नए हौसले के साथ स्कारलेट अपने भूतकाल के रुइनों को पीछे छोड़कर अपने भविष्य की ओर बढ़ चली। सनातन विरासत। गॉन विद द विंड बस एक कहानी नहीं है, ये एक सांस्कृतिक घटना है। उपन्यास और उसके प्रसिद्ध फिल्म रूपांतरण ने अमेरिकी संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है, और स्कारलेट ओहारा स्त्री शक्ति का प्रतीक बन गई है, टिके रहने और पुनर्जन्म का प्रतीक। मार्गरेट मिचेल की महाकाव्य गाथा सनातन विषयों की पड़ताल करती है, प्रेम, क्षति और दृढ़ता और मानवीय संबंधों की जटिलता। विनाश के समय में सपनों को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष। स्कारलेट की यात्रा मानव भावना की अदम्यता की बात करती है। चलो थोड़ा सोचते हैं वर्टिकल बार और हवा में उड़ गया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे मन में रह जाती है। आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद या फिल्म का आखिरी सीन देखने के बाद भी वर्टिकल बार ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, बात करने पर मजबूर करती है, और हम सबके इतिहास और मानव स्वभाव को और अच्छी तरह समझने में मदद करती है। वर्टिकल बार। जब हम भूतकाल की मुश्किलों और वर्तमान पर उसके असर के बारे में सोचते हैं, तब और हवा में उड़ गया जैसी कहानियां हमें याद दिलाती है कि कहानियों में कितनी ताकत होती है। वर्टिकल बार उनके पास हमें दूसरी दुनिया में ले जाने की, हमारे विचारों को चुनौती देने की और ऐसी चर्चा शुरू करने की क्षमता होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। वर्टिकल बार, चाहे आप और हवा में उड़ गया के चाहक लंबे समय से हो या पहली बार इस कहानी का अनुभव कर रहे हो, तो इस कहानी के भव्य परिमाण में, उसके अविस्मरणीय पात्रों में और सनातन विषयों में खो जाने का अवसर लो, जो आज भी पाठकों के लिए प्रासंगिक है। वर्टिकल बार। लेकिन इस कहानी की जटिलताओं, उसके ऐतिहासिक संदर्भ और विरासत के बारे में विचार करने के लिए भी समय निकालो। वर्टिकल बार भूतकाल, वर्तमान और मानवीय भावना की स्थिति स्थापकता पर उसके असर के बारे में रचनात्मक बातचीत में जुड़ो। वर्टिकल बार और हवा में उड़ गया के बारे में आपके क्या विचार हैं? समय के साथ इस कहानी के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसे बदला है? कमेंट्स में अपने विचार शेयर करो और चलो ये बातचीत चालू रखें। वर्टिकल बार। तो दोस्तों, इस तरह हमारी गॉन विद द विंड की दुनिया की सफर पूरी हुई। हम आपको आमंत्रण देते हैं कि इस अमर कहानी के बारे में और जानें और सीखें। अपने विचार दोस्तों के साथ शेयर करो, चर्चा करो और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करो। आपकी भागीदारी इस बातचीत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके सपोर्ट से हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। कमेंट करने और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और यह वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह इंटरेस्टिंग लग सकती है। देखने के लिए आभार और याद रखें, कल एक नया दिन है, नई खोज करने के लिए, विचार करने के लिए और ऐसी कहानियों के साथ जुड़ने के लिए जो हमारी दुनिया बनाते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।